बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को 12 चैप्टर के पहले थ्योरम के बारे में बताने लगा हूँ। 12.1.1 यानी कि 12 चैप्टर का पहला थ्योरम। उर्दू में इसको मसला कहा जाता है और इंग्लिश में इसे थ्योरम बोलते हैं। तो उर्दू के स्टूडेंट भी गौर से सुनते जाएँ ताकि उनको भी इसका पता चल जाए। पहले मैंने लिख लिया है ताकि वीडियो छोटी बन सके। तो इसमें देखें, पहले थ्योरम को समझने के लिए आपको कुछ इसके बारे में बातें समझनी है, फिर आप लोगों को थ्योरम बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। राइट बाई सेक्टर क्या होता है? पहले नंबर पे राइट बाई सेक्टर क्या होता है। तो राइट बाई सेक्टर को समझाने के लिए पहले आप देखें कि मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया है। लाइन सेगमेंट एक लाइन का टुकड़ा ही होता है। तो ये एक लाइन का छोटा सा मैंने टुकड़ा लगाया, छोटा सा पीस बनाया, तो ए बी इसका नाम रख दिया है। तो ए बी नाम रखकर उसके ऊपर मैंने ये डैश भी छोटी सी डाल लिया है। ये डैश ये बताती है कि ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का ये निशान होता है जो ऊपर छोटा सा निशान लगा दिया। तो इस तरह ए बी से मैंने इकट्ठा लिख दिया, तो ये लाइन सेगमेंट बन गया। अब मैंने इसका बाइसेक्टर निकाला है, क्योंकि इधर भी बाइसेक्टर का लफ्ज़ आ रहा था, तो मैंने इस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर बनाया है। तो दोबारा मैंने वही लाइन ए बी लिखी है। अब उसका बाइसेक्टर बनाने के लिए मैंने एक और लाइन लगा दी है बी क्यू उसके ऊपर नीचे। तो ये एरो वाली लाइन जो होती है ना, वो रे होती है। तो ये मैंने एक और रे बना दी है पी क्यू इसके तकरीबन दरमियान में बनाई है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है काटने वाला। तो ये जो लाइन पी क्यू है ना, वो ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है, दो हिस्सों में काट रही है। तो बाइसेक्टर क्या होता है? काटने वाला। तो लिहाजा मैंने ए बी लाइन को पी क्यू लाइन के साथ काट दिया है, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर हो गया। अब है राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है? तो इसी तरह से जैसे ये ए बी लाइन को पी क्यू लाइन काट रही थी, तो ए बी लाइन को अगर पी क्यू लाइन 90 के एंगल पर काटे, 90 डिग्री पर काटे, 90 के एंगल पर काटे, तो फिर यही लाइन जो पी क्यू होगी वो राइट बाई सेक्टर बन जाएगी। तो राइट बाई सेक्टर से आप लोगों ने याद रखना है कि ये राइट बाई सेक्टर इज़ इक्वल टू नॉर्मल बाई सेक्टर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। ये सारे लफ्ज़ एक दूसरे के बराबर होते हैं, सारे 90 के एंगल को शो करते हैं। तो आप लोगों ने इनसे कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ भी ये लिखे हुए हों आप लोग जान जाओ कि नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, राइट हो, ये सारे 90 के एंगल के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोगों ने इसको दिमाग में रखना है। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ मज़ीद राइट बाई सेक्टर की डेफिनेशन क्या है। राइट बाई सेक्टर ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी लाइन सेगमेंट के बिल्कुल दरमियान में से गुजर रही होती है। दरमियान में से गुजरने का मतलब ये है कि उसके मिड पॉइंट में से गुजर रही होती है, और इसके अलावा वो राइट के एंगल पर भी होती है, यानी कि 90 के एंगल पर भी होती है, परपेंडिकुलर भी होती है। तो लिहाजा ये लाइन जो है ना, एक तो 90 के एंगल पर है, परपेंडिकुलर है, और दूसरा ये दरमियान में से गुजर रही है। दरमियान में से गुजरने के लिए ये दो निशान लगाए हुए हैं। ये दो निशान ये बताते हैं कि ए सी बराबर है बी सी के, मतलब इधर वाला जो इतना हिस्सा है वो इधर वाले हिस्से के बराबर है, या ऐसे कह दो कि ए सी बराबर है बी सी के। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए सी तकरीबन बराबर है बी सी के। ये जो कंग्रुएंसी का साइन है, मतमासल होने का जो साइन है, उसके ऊपर ये जो छोटा साइन बनाया हुआ है, ये बताता है कि तकरीबन ये दोनों आपस में बराबर बराबर हैं। तो ए सी का जो सेगमेंट वाला हिस्सा है, ए सी का जो लाइन वाला टुकड़ा है, वो बी सी के लाइन वाले टुकड़े के बराबर बराबर है। ये दोनों बराबर बराबर हैं आपस में। तो इस तरह से हमारी ये बात कंप्लीट हो गई। राइट बाई सेक्टर क्या होता है, और सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या होता है, और बाई सेक्टर क्या होते हैं, ये आप लोगों को समझ ज़रूर आने चाहिए। ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं इस तरह के सवाल, और आप लोगों को समझ भी आने चाहिए। समझ आएंगे तो आप लोगों को थ्योरम समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देखें राइट बाई सेक्टर की। अ लाइन सेगमेंट इज़ कॉल्ड अ राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासेज थ्रू इट्स मिड पॉइंट। एक लाइन को राइट बाई सेक्टर बोला जाता है किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, जैसे कि ये परपेंडिकुलर है और उस लाइन के परपेंडिकुलर हो, और उसके मिड पॉइंट में से गुजरता हो, दरमियान में से गुजर रहा हो। ये सी इसका मिड पॉइंट है और सी में से ये गुजर भी रहा है। तो इस तरह से ये राइट बाई सेक्टर की डेफिनेशन यहाँ तक पूरी हो जाती है। अब थ्योरम है। थ्योरम के अंदर एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट को उर्दू में बयान कहा जाता है। तो मसले का बयान इसे कहा जाता है उर्दू में। तो ये जो स्टेटमेंट होती है इसके दो हिस्से होते हैं।
पहला हिस्सा वो होता है कि जो हमें डायग्राम बनाने के बारे में बताता है, इसकी तस्वीर बनाने के लिए बताता है। और तस्वीर इतनी अहम है कि अगर आपने तस्वीर में कोई सी भी गलती कर दी तो पूरा का पूरा थ्योरम गलत हो जाएगा। लिहाजा आप लोगों ने तस्वीर बिल्कुल सही बनानी है, क्योंकि सारी की सारी तस्वीर सारे थ्योरम के साथ मैच हो रही होती है। तो जो भी टीचर चेक करता है उसको थ्योरम याद नहीं होता, लेकिन उसने उस स्टेटमेंट को थ्योरम के साथ तस्वीर के साथ मैच करना होता है। पूरे के पूरे थ्योरम की हर एक चीज़ को तस्वीर के साथ मैच करना होता है। जब मैच ना हो सके तो वो क्रॉस कर देता है पूरा, और आपके 8 नंबर पूरे ज़ाय हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इस की थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है। समझने के बाद आपने ये तैयार करना है कि गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है, मतलब क्या कुछ दिया हुआ है और क्या हमने मालूम करना है। तो इसका पहला हिस्सा जो है ना वो गिवन में आता है, यानी कि जो दिया हुआ होता है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यहाँ तक ये हमारे पास गिवन है। फिर आगे जहाँ से इज़ से स्टार्ट हो रहा है, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स एंड पॉइंट। इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स एंड पॉइंट, ये हमने प्रूव करना है, साबित करके हमने दिखाना है। तो मैंने इसका सलूशन लिखा। सलूशन में मैंने इसकी जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो बयान है मसले का, उसको 2 हिस्सों में मैंने तोड़ दिया है, 2 हिस्से उसके बना लिए हैं। पहला गिवन वाला हिस्सा मैंने अलहदा कर लिया, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो ये मैंने गिवन वाला हिस्सा लिख लिया है कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई सा नुक्ता, किसी लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई सा नुक्ता। तो ये जो है ना गिवन वाला हिस्सा था जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो इस तरह से आप गिवन वाला हिस्सा अलहदा कर लोगे और उसकी मदद से आप गिवन वाले हिस्से से तस्वीर इसकी बना लोगे, इसकी डायग्राम बना लोगे। जब आप लोगों ने डायग्राम सही बना ली तो आगे मसला मुश्किल कुछ भी नहीं रहता, डायग्राम से सब कुछ तैयार हो जाता है। डायग्राम ही बच्चों को समझ नहीं आती कि किस थ्योरम के लिए कौन सी डायग्राम बनाएं। तो बच्चे थ्योरम कोई और होता है, डायग्राम कोई और बना लेते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने ये गिवन को ध्यान से देखना है। तो गिवन मैंने अलहदा लिख दिया है, कोई सा नुक्ता जो कि किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर हो, तो वो मैंने बनाया। अब यहाँ पर देखें, मैंने पहले ये गिवन लिखा, गिवन की हेडिंग दी। तो गिवन की हेडिंग देते हुए जो भी बात हुई थी ना वो मैंने बना लिया है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसका राइट बाइसेक्टर मैंने बनाया है LM, राइट बाइसेक्टर बना लिया है। और राइट बाइसेक्टर बनाते हुए मुझे 90 के एंगल भी बनाने पड़े हैं दोनों तरफ, क्योंकि राइट उसने कहा था और बनाने पड़ने हैं। और राइट बाइसेक्टर का मुझे ये पता था कि ये मिड में से गुजरता है, बिल्कुल दरमियान में से गुजरता है। तो दरमियान में पॉइंट C लिया, तो ये इस तरह से वो मैंने बिल्कुल उसके दरमियान में से भी उसको गुजारा है। दरमियान में गुजारने का शो करने के लिए ये मैंने 2 निशान लगा दिए हैं जो बताते हैं कि AC बराबर है BC के। तो इस तरह से जो LM लाइन है वो हमें बता रही है, LM जो रे है, ये जो एरो है ना वो रे को शो करते हैं, शुआ को शो करते हैं, उर्दू में शुआ कहेंगे, उसको शो करते हैं। तो LM रे जो AB लाइन सेगमेंट है उसके पॉइंट C में से, C जो है ना उसका मिड पॉइंट है या सेंट्रल पॉइंट है, उसमें से गुजर रही है। तो ये हमारा जो गिवन था उसके अंदर यही बात लिखी हुई थी, और इतनी सी बात मैंने यहाँ पर इसकी डायग्राम बना दिया है और दोबारा मैंने उसके बारे में लिख भी दिया है। अ लाइन LM इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB, एक लाइन LM ये वाली लाइन इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट AB लाइन को काटती है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, इस इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, जैसे यहाँ से काट कर ये गुजर रही है। एट द पॉइंट C पॉइंट के ऊपर काट कर गुजर रही है। सच दैट, इस तरह के LM जो LM शुआ है, LM शुआ है, तो उसके ऊपर ये देखो मैंने एरो भी लगाए हैं, आप लोगों ने भी लगाने हैं। LM शुआ है वो परपेंडिकुलर है, ये जो साइन है ना उल्टा T, ये परपेंडिकुलर का होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल, राइट एंगल, तो ये सारे इसका मतलब है। तो LM शुआ जो कि ये वाली है LM शुआ, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर का आ गया 90 का एंगल। AB जो लाइन सेगमेंट AB था उसके ऊपर, और इसका अब लाइन सेगमेंट का निशान छोटा उसके ऊपर बनाया। और इससे हमें ये पता चला कि AC और BC बराबर है, क्योंकि इसकी दूसरी कंडीशन ये थी राइट बाइसेक्टर की कि AC यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगे, तो ये C जो है ना उसके मिड में बिल्कुल होगा। तो P इज़ ए पॉइंट ऑन LM। तो अब उसने ये भी हमें कहा था ना कि इसके गिवन के अंदर
कि एनी पॉइंट, गिवन के अंदर एनी पॉइंट भी उसने कहा था, तो इसलिए एनी पॉइंट यानी कि पॉइंट पी मैंने एक बना दिया, पॉइंट पी इज़ आ पॉइंट ऑन एल एम, तो एक एल एम के ऊपर पॉइंट पी भी बना दिया। तो यहाँ तक गिवन के बारे में बात हमारी हो गई है और गिवन की जो डायाग्राम है वो भी बन गई है। अब है कि हमने जो थ्योरम का दूसरा हिस्सा है वो हमने देखना है। थ्योरम का दूसरा हिस्सा प्रूव करने के लिए है इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स एंड पॉइंट, इसके आखिरी नुक्तों से वो बराबर फासले पर है। इज़ इक्वी डिस्टेंस मतलब ये कि जो एनी पॉइंट था ना, कोई सा नुक्ता था, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स एंड पॉइंट, वो नुक्तों से आखिरी नुक्ते जो हैं उससे बराबर फासले पर है। तो आखिरी नुक्ते कौन से हैं? आखिरी नुक्ते ये ए और बी हैं, उस लाइन सेगमेंट के आखिरी नुक्ते ए और बी हैं। तो उनसे जो पॉइंट पी है ना इक्वल फासले पर है, मतलब ये है कि ये जो पी ए वो बराबर है पी बी के। ये हमने प्रूव करना है कि पी ए बराबर है पी बी के, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ये आपस में बराबर बराबर हैं। तो ये करने के लिए मैंने टू प्रूव के अंदर ना ये डैश डाल दिए हैं, डॉट डॉट डाल दिए हैं। इसका मतलब है इसमें वो सारा पिछला हिस्सा आना है। इज़ इक्वी डिस्टेंस वो बराबर फासले पर है फ्राम इट्स एंड पॉइंट, आखिरी नुक्तों से बराबर फासले पर है। बाकी सारा हिस्सा ऊपर से आया सेम, और यहाँ पर ये मैंने रफ़ वर्किंग की है, डॉट डॉट जो है ना वो रफ़ लाइन को शो करते हैं। तो इस तरह नुक्ते नुक्ते डालकर आपने ये पी ए और पी बी बना दिया है। पी ए बराबर है पी बी के, और इसके ऊपर आपने ये लाइन लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा ये टू प्रूव हो गया। अब कॉन्स्ट्रक्शन है, तो कॉन्स्ट्रक्शन में और कुछ नहीं है, यही वाला जो पी है उसको ए से भी जोड़ देना है और बी से भी जोड़ देना है। तो जॉइन पी टू द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के साथ जोड़ दिया। तो कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है जो तमीरी अमल आपने किया है, और टू प्रूव का मतलब होता है साबित करना, और गिवन का मतलब होता है दिया हुआ। तो उसमें दिया हुआ क्या है? टू प्रूव को उर्दू में कहेंगे मतलूब, और गिवन का मतलब होता है जो दिया हुआ उसने, और कंस्ट्रक्शन में बनावट में हमने क्या किया, बनावट हो गई। अब उसके बाद है प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है हमने साबित करके बताना है कि वाकई ये हमारी जो बात थी जो हमने प्रूव करनी थी वो साबित हो रही है या कि नहीं हो रही, बात हमारी सही बनती या कि नहीं बनती, या उस बंदे ने या जिसने थ्योरम बनाया है उसने जो कुछ गिवन में कहा था उसके मुताबिक जो प्रूव है वो गिवन के मुताबिक साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने साबित करना है। तो इसमें ये दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट और रीज़न। स्टेटमेंट हमारे बयानात होते हैं जो हम बोल रहे होते हैं, रीज़न जो उसकी वजह बतानी होती है। जैसे कि जब कोई चोर चोरी करता है तो उसका मसला अदालत में चला जाता है, तो अदालत जो है पहले जज जो है वो एक तरफ मुजरम खड़ा होता है जिसने चोरी की होती है, मुलजिम खड़ा होता है जिसने चोरी की होती है, और दूसरी तरफ जो उसका जो मालिक होता है वो। तो इस तरह से वो एक दूसरे से दोनों के वकील होते हैं और वो बयानात और दलाइल देते हैं, तो फिर जज जो है ना फैसला करता है। तो इसी तरह अब ये बयानात हो रहे हैं और इधर जो है ना दलाइल मिल रहे हैं, तो जज ने अब फैसला देना है कि क्या वो बात सही है या गलत है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये वाला हिस्सा था, मैंने अब इतना सा हिस्सा निकाल लिया, उसमें जो ट्राइंगल की बात हो रही थी तो वो ट्राइंगल मैंने निकाल ली है। तो इन ये जो साइन है वो ट्राइंगल का साइन है। इन ट्राइंगल ए सी पी जो पहली ट्राइंगल है, ये जो निशान है दो एरो, एक इस तरफ को एक इस तरफ को, इससे कहा जाता है कोरिस्पोंडेंस। कोरिस्पोंडेंस मीन के मुताबिकत होना, उर्दू में कहेंगे मुताबिकत होना, यानी कि ACP और BCP में क्या क्या मुताबिकत है। तो ACP ये वाली ट्राइंगल यानी कि ACP ये ट्राइंगल इस तरफ वाली, और दूसरी ट्राइंगल है BCP BCP इधर वाली ट्राइंगल यानी कि ये वाली ट्राइंगल। तो ये BCP मैंने अलहदा निकाल दी हैं, इधर इकट्ठी दी हुई थी ना, तो यहाँ मैंने अलहदा भी निकाल दी हैं। तो इन दोनों की मुताबिकत हमने देखनी है। मुताबिकत का मतलब ये होता है कि क्या इसका P इसके P के बराबर है, क्या इसका A इसके A के बराबर है, क्या इसका ये वाला C वाला एंगल इसके C के एंगल के बराबर है, क्या इसकी ये दरमियान वाली लाइन इसकी दरमियान वाली लाइन के बराबर है, क्या इसकी ये AC वाली लाइन इसकी BC वाली लाइन के बराबर है। इसे कहते हैं मुताबिकत देखना। मतलब ये कि दो लड़कियां खड़ी हुई हैं तो उनके देखना कि इसका कंधा उसके कंधे के बराबर है, इसका नाक उसके नाक के बराबर है कि नहीं, इसका मुंह उसके मुंह जैसा है कि नहीं, इसकी कद इसका कद उसके कद जैसा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने जो देखनी होती है ना, इसे मुताबिकत कहा जाता है या कोरिस्पोंडेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल की कोरिस्पोंडेंस उसने पूछी थी, तो ये दोनों ट्राइंगल मैंने पहले तो ऐसे इकट्ठी बनाई हैं, फिर बाद में मैंने अलग-अलग निकाल दी हैं।
अब देखें कि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं कि ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। ये जो ए सी है वो बी सी के बराबर है, ये लाइन भी बताती है और वैसे गिवन के अंदर भी दिया हुआ था ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। ऊपर ये छोटी लाइन आपने लाजमी लगानी है। तो यहाँ पर गिवन से हमने आगे सामने रीज़न हमने ये दे दी कि गिवन ने, यानी कि उन्होंने खुद ही कहा था थ्योरम बनाने वाले ने कि ये ऐसा होगा, तो ए सी इज़ इक्वल टू बी सी वो गिवन से हमें मिल गया। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है, मतलब ये कि ये और ये एंगल क्योंकि 90 के हैं तो 90 के एंगल बराबर होते हैं, राइट एंगल होते हैं ये। तो हमने ये कह दिया कि ए सी पी, मतलब ये कि ये ए सी पी ये वाला एंगल, या इधर से कह दो ए सी पी, तो इधर वाला ये वाला एंगल, तो जिसके ऊपर एंगल होगा वो सी दरमियान में रखना है, क्योंकि सी के ऊपर एंगल है ना, तो सी दरमियान में रखेंगे, ए और बी पी साइडों पे आ जाएंगे। इज़ कंग्रुएंट तकरीबन बराबर है दूसरा एंगल, ये एंगल का निशान है ये वाला, तो एंगल का दूसरा एंगल जो बनता है बी सी पी, तो बी सी पी के वो बराबर है तकरीबन। तो ये कह रहा है कि एंगल सी इस तरफ वाला, एंगल सी इस तरफ वाले के बराबर है, या ए सी पी इस तरफ का वाला एंगल बी सी पी इस तरफ वाले एंगल के बराबर है। इसका हमें कैसे पता चला, ये भी हमें गिवन में कुछ बातें हुई थी जिससे हमें पता चलता है कि गिवन पी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। गिवन में ये बात हुई थी कि ये एल एम जो है ना, एल एम वो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो एल एम के ऊपर ही पी सी आता है ना यार, एल एम के ऊपर ही पी सी आता है। अगर एल एम ए बी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है तो जो बी सी है वो भी उसके परपेंडिकुलर ही हुई। तो गिवन दैट पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी सो दैट ईच एंगल, ये फिर एंगल का निशान आ गया, एट सी, सी के ऊपर जो दोनों एंगल हैं हर एक एंगल वो 90 का है। तो इस तरह से ये बात भी हमें पता चल गई और इसकी रीज़न भी पता चल गई। फिर आगे देखते हैं हम, ये पी सी इन दोनों के दरमियान में है, पी सी ये वाला इसका भी है इसका भी है, ऐसे भी देख लो पी सी ये भी पी सी है और ये भी पी सी है, तो इन दोनों की ये कॉमन है, मुश्तरक है, यानी कि दोनों का ही है। तो पी सी दोनों का है तो लिहाजा पी सी इज़ कंग्रुएंट टू पी सी कॉमन हमने लिख देना। तो अब हमें देखो 3 बातें मिल गई हैं, 1 2 3, किसी भी दो ट्राइंगल की अगर 3 बातें कोई सी भी आप लोगों को मिल जाएँ, उसके तीनों साइड के बारे में बातें मिल जाएं, उसके तीनों एंगल्स के बारे में बातें मिल जाएं, उसकी 2 साइडों और एक एंगल के बारे में बातें मिल जाएं, उसके 2 एंगल्स और एक साइड के बारे में बातें मिल जाएं, कि कोई भी 2 ट्राइंगल हों, जैसे ये 2 ट्राइंगल हैं, उनकी कोई सी 3 बातें आपने पकड़ ली हैं कि वो बराबर हैं, तो ज़बरदस्ती सबको ही बराबर कर छोड़ो। इसका मतलब है सारी की सारी बराबर होती हैं। तो जब हमें 3 बराबर मिल गई हैं ना, तो हमें एक थ्योरम मिल गया इसका, इसके बारे में एक हमें पोस्टुलेट मिल गया है। पोस्टुलेट क्या है कि ये सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये एंगल और ये लाइन सेगमेंट, इनकी वजह से जो हमारी ये ट्राइंगल जिनके बारे में हमने कोरिस्पोंडेंस जाहिर की थी, उसकी वजह से वो ट्राइंगल आपस में बराबर हो चुकी हैं, यानी कि सेगमेंट एंगल सेगमेंट पोस्टुलेट, लाइन सेगमेंट एंगल लाइन सेगमेंट पोस्टुलेट। ये बताता है कि एक ट्राइंगल की एक साइड इसमें क्या थी, ये वाली, और दूसरी साइड इसमें क्या थी, ये वाली। एक ट्राइंगल की एक साइड उसकी एक साइड के बराबर होती है, दूसरी साइड उसकी दूसरी साइड के बराबर होती है, और उनका दरमियान वाला एंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल, यानी कि उनके दरमियान वाला एंगल वो भी आपस में बराबर होता है। तो इसे एस से एस पोस्टुलेट कहते हैं। एस से एस पोस्टुलेट की आप इंग्लिश में तारीफ भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव 2 ट्राइंगल एंड 2 of their sides are congruent and also their corresponding angle is congruent, then it is called SAS postulate। तो अब हमें जब सारी की सारी ट्राइंगल बराबर मिल गई हैं, तो इसकी क्या मजाल है कि ये बराबर ना हो, PA और PB आपस में बराबर ना हो, ज़बरदस्ती कह दें इसको, हैंस PA इज़ कंग्रुएंट टू PB। तो जब सारा कुछ बराबर है तो ये भी बराबर ही हैं, तो लिहाजा इसको ज़बरदस्ती आप बराबर शो कर दो। तो इस तरह से हमारा जो थ्योरम है वो पूरा का पूरा हल हो चुका है और प्रूफ हो गया। अब मैंने मज़ीद ये दिखाया है कि देखें, जब हमने पूरा थ्योरम हल कर लिया है ना, तो आपने इसकी 6 की चीज़ें बता देनी हैं। अब 2 बचे हुए थे एंगल, ए एंगल इज इक्वल टू बी, ये वाला एंगल बी एंगल के बराबर है। इस एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, PAC इज इक्वल टू PBC, ठीक है, PAC इज इक्वल टू एंगल PBC, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। उधर से P एंगल P के बराबर है, मतलब ये वाला जो P एंगल है इस P के एंगल के बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, APC एंगल बराबर है BPC के, तो ये एंगल बराबर है। अब देखो 6 चीज़ें मुझे बराबर मिल गई हैं, यानी कि ये 2 एंगल, 2 यहाँ से ये 3, ये 4,
ये 5, 6 चीज़ें बराबर थीं और ये 6, ठीक है। जो प्रूफ हमने किया वो 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 चीज़ें हमें बराबर मिल गई हैं, जिसमें देखो 1 2 3 एक 3 एंगल हो गए, 1 2 3 3 साइडें हो गई, तो 3 और 3 6, तो 2 ट्राइंगल की आपस में 6 चीज़ें होती हैं, आपस में 6 उनकी 3 साइडें होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 ही उनके एंगल्स होते हैं। एक ट्राइंगल के भी 3 साइड और 3 एंगल, दूसरी ट्राइंगल के भी 3 साइड और 3 एंगल, तो ये सारे आपस में बराबर हो चुके हैं। तो लिहाजा कह दो कि ये सारा कुछ आपस में बराबर है, और जो कुछ गिवन में था वो प्रूफ जो करना था, प्रूफ के मुताबिक, गिवन के मुताबिक प्रूफ हमने साबित कर लिया है। तो इस तरह पूरा थ्योरम हमारा हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट, बात यह है कि मैंने ये समझाने के लिए काफ़ी इसमें एक्स्ट्रा वर्किंग की है, क्योंकि अगर मैं उसी तरह से आप लोगों को समझाता ना जैसे थ्योरम बुक के अंदर दिया हुआ है, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ सकनी थी। लेकिन आप लोगों ने बुक के मुताबिक ही काम करना है। आप लोगों ने मेरी तरह समझाने नहीं बैठ जाना उनको, आप लोगों ने उनको पूरा ही देना जितना किताब किताब में है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपका टू दी पॉइंट ही जवाब चाहिए। तो टू दी पॉइंट जवाब देने के लिए मैं आप लोगों को दोबारा बुक में से ये थ्योरम दिखा देता हूँ। तो ये बुक में देख लें, जो एग्जैक्ट थ्योरम है वो लिखा हुआ है, ये इसकी स्टेटमेंट है, ये इसकी डायग्राम है। इंतहाई एहतियात से डायग्राम को देख लें, और फिर ये इसका गिवन दिया उसने। गिवन के बाद देखो, गिवन के साथ कोई पॉइंट नहीं लगाया, जैसे उन्होंने किया उसी तरह करना है, आपने मुझसे समझना है और उनके मुताबिक करके देना है काम। और इधर से टू प्रूव, और ये यहाँ तक हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 12.11 है। तो इसके मुताबिक, बुक के मुताबिक करना है, इसको याद रख लें। मेरे मुताबिक समझाने नहीं बैठना, उनको बुक के मुताबिक आप लोगों ने करके देना है। मेरे डायग्राम से आप लोगों ने, मेरी वीडियो से डायग्राम से समझना है बस। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।